के लिए घर जैसा माहौल बना हुआ है। जेल में मुख्तार के लिए घर जैसा माहौल दिया जा रहा है। ये यूपी सरकार ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया है। हालांकि इस मामले में सुनवाई आज होनी थी, ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि शायद फैसला आ सकता है, लेकिन फिलहाल इस मामले में अब कल भी सुनवाई होगी। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता विशाल अंग्रीश का। विशाल, अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां पर यूपी सरकार काफी सख्त आरोप पंजाब सरकार पे लगा रही है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब सरकार ने जेल में घर जैसा माहौल दिया है। अब कल सुनवाई होगी इस पर। देखिए, कल सुनवाई भी होनी है और आज विधानसभा में मुख्तार अंसारी का मामला काफी बार गूंजा और लगातार ही श्रोमणी अकाली दल द्वारा एप्लीकेशन लगाया जा रहा था कि आज 4 साल हो गए और जो गैंगस्टर है, गैंगस्टरों के लिए पंजाब स्वर्ग बनता जा रहा है। इससे पहले बिहार स्वर्ग होता था, लेकिन आज पंजाब है और यही कारण है कि मुख्तार अंसारी को महंगे से महंगा वकील पंजाब सरकार द्वारा करके भी दिया जा रहा है। और जो पंजाब का चाहे वो बेरोजगार है, चाहे कर्मचारी है, लगातार ही अपने भत्ते, अपनी तनख्वाहों को लेके संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन पंजाब सरकार का ठीक है विशाल, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा भी बने हुए हैं। प्रभाकर, जरा बताएं आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्योंकि यूपी सरकार लगातार आरोप लगा रही है पंजाब सरकार पे कि हम लगातार डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें यूपी भेजा जाए, लेकिन पंजाब सरकार अड़ंगे डाल रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आज एक बार फिर अंसारी पर और पंजाब सरकार पर भी आरोप लगाया कि किस तरह से इन दोनों की मिलीभगत है। और बार बार उनकी तरफ से कहा गया कि जो अंसारी है वो न केवल यूपी सरकार को वो करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि पंजाब पुलिस की तरफ से जो मेडिकल सर्टिफिकेट दिया गया है उसमें कभी तो कहा जाता है कि गला खराब है, कभी कहा जाता है सीने में दर्द है। तो कुल मिलाकर ये कि पंजाब सरकार नहीं चाहती कि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में जाए, और इसलिए कोर्ट से कहा गया कि कोर्ट को अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उसे आदेश करना चाहिए। आज की सुनवाई के बाद से अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई, कल फिर एक बार सुनवाई होगी। और ये भी एक बड़ा आरोप लगाया है प्रभाकर यहां पर कि 2 साल का वक्त हो गया है और पंजाब सरकार ने अभी तक कोई चार्जशीट फाइल नहीं की है। निश्चित तौर पर बार बार यही बातें हो रही हैं कि पंजाब सरकार टाल मटोल का रवैया अपना रही है। पंजाब सरकार और मुख्तार अंसारी इस तरह से मिले हुए हैं कि एक तो चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, दूसरा कि हर संभव कोशिश है पंजाब सरकार की तरफ से कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश न भेजा जाए। और इसलिए एक बार आज फिर कहा गया कि इस मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट को अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए ट्रांसफर करने का आदेश देना चाहिए। और आज सुनवाई एक बार फिर कल सुनवाई शुरू होगी, तो देखना होगा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि देश के जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो उत्तर प्रदेश। ठीक है प्रभाकर, देखना यह है कि अब कल जो सुनवाई होगी उसमें क्या फैसला सामने आता है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि बंगाल में जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। न्यूज 24 संवाददाता अमित कुमार से बातचीत करते हुए गडकरी ने कहा कि बंगाल की जनता टीएमसी से निराश हो चुकी है और बीजेपी को 200 सीटों पर जीत दिलाने का मन बना चुकी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के विशेष विमान से हम लोग उनके साथ हैं। वो चुनाव प्रचार में है, बंगाल के चुनाव प्रचार में। बंगाल चुनाव प्रचार की तरफ आप जा रहे हैं। जिस तरह से पूरी पार्टी लगी हुई है, 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन असली लग रहा है कि असली चुनाव मुकाबला जो है वो बंगाल में है। पूरी बीजेपी ने ताकत झोंक दी है बंगाल में ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने के लिए। देखिए, हम किसी को उखाड़ फेंकना नहीं चाहते, हम बीजेपी की जीत चाहते हैं। और बंगाल, केरल, तमिलनाडु, अभी तक हमने वहाँ जिस प्रकार से जीत मिलानी चाहिए वैसी नहीं मिलाई है। और इसलिए पूरी ताकत के साथ नड्डा जी के नेतृत्व में सब कार्यकर्ता हम पूरी ताकत से लगे हैं। और देखो, बंगाल ने सीपीएम लेफ्ट पार्टी की सरकार को आजमाया, बंगाल ने इसके पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार को आजमाया। दोनों से निराश होकर उन्होंने ममता जी को अवसर दिया। अब ममता जी से भी लोग निराश हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से अब नए परिवर्तन में वो बीजेपी को चांस देना चाहते हैं और इसलिए बंगाल की जनता बीजेपी को साथ देगी
और हम चुनाव जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। लेकिन जिस तरह से लग रहा है माहौल जो वहाँ पर बना है, क्या पार्टी में परिवर्तन की बात बार बार कर रही है, परिवर्तन होगा? क्योंकि वो बोल रही है कि मैं बेटी हूँ, बंगाल की बेटी हूँ। यहाँ पर कोई नहीं है जो बंगाल का, बीजेपी की तरफ से कोई बेटा सामने या कोई भी सामने नहीं है, खाली बंगाल की बेटी बोल रही है हमको, आपको कौन हटाएगा? ये तो राजनीतिक बातें होती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उचित समय आएगा हम बिल्कुल हमारा बेटा या नेता कौन होगा ये तय कर देंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। बंगाल की बात हो रही है, वो बोली कि मैं बंगाल की बेटी हूँ। अब और बार वो कहती कि बीजेपी तो बाहरी वालों की हो गई है, पूरी पार्टी गुजरात से आ रही है, नेता नितिन गडकरी हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, सब लोग बाहरी लोग ही आ रहे हैं। ये गलत बात है। ये अंदर और बाहर वाली क्या बात है? अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश, यही हमारी विचारधारा है। और हम ये मानते हैं कि बंगाल का इतिहास, संस्कृति, विरासत का हम सम्मान करते हैं और इसलिए इस प्रकार का जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर ना हम कोई डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, न इसको अनुमति देते हैं। सबका साथ, सबका विकास, यही बात को लेकर हम आगे जाएंगे और इसलिए ये चुनाव के फायदे के लिए ऐसी बातें कही जाती है, ये लोगों को भी पता है। लोग ऐसी बातों पर विश्वास नहीं रखेंगे और बीजेपी का साथ देंगे। ममता बनर्जी कहती कि बीजेपी वाले मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पूरी जो केंद्रीय जो एजेंसीज हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, सबको लगा दिया। ममता को हरा नहीं पा रहे तो ममता के भतीजे पे, उनकी बहू पे, उस तरह से। देखो ये गलत बात है। हम ईडी, सीबीआई का कोई उपयोग नहीं करना चाहते। हम विचारों की लड़ाई विचारों से लड़ते हैं। हमारे कार्यकर्ता के बदौलत लड़ रहे हैं, उल्टा हमारे अनेक कार्यकर्ताओं के ऊपर काफ़ी अत्याचार हुए, अन्याय हुआ है और इसलिए काफ़ी कार्यकर्ताओं ने बलिदान भी किया है। तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। विचारों का मुकाबला विचारों से करना चाहिए। लोकतंत्र में हिंसा को कोई स्थान नहीं है। हम लोग निश्चित रूप से शांति और सद्भाव को कायम रखें और लोकतंत्र की जीत होगी। हम सब लोग मिलकर चुनाव का ये उत्सव मनाएं, लड़े और निश्चित रूप से हिंसा से दूर रहे। यही मेरा बंगाल की जनता को और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आह्वान है। लेकिन आपके कार्यकर्ता थोड़े नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं कि सारे टीएमसी से लोग चले आ रहे हैं। एक तरह से टीएमसी की भी टीम बन जा रही है बीजेपी, जिस तरह से जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे वो भी पार्टी में आ गए हैं। देखिए, बीजेपी एक प्रवाह है और प्रवाह में छोटे मोटे प्रवाह मिलते रहते हैं और मिलने के बाद मुख्य प्रवाह में मिलकर वो अपना अस्तित्व उसमें विलीन कर देते हैं। हम एक जन पार्टी है, मास पार्टी है और पार्टी बढ़ती रहेगी, लोग आते रहेंगे, कारवां बनता जाएगा। विचार नहीं बदलेंगे। संगठन का डिफरेंस वाली जो बात थी वो बोल रहे हैं कि वो खत्म हो रही है, कि ऐसे लोग को आप शामिल कर रहे हैं। हमारे पास आए हुए लोग जो है बिल्कुल हमारे पार्टी के विचारों के अनुरूप ही काम करेंगे, ये मेरा विश्वास। ममता बनर्जी कह रही कि वॉशिंग मशीन हो गई है बीजेपी, जो यहाँ जाते साफ, गंदे लोग जाएंगे साफ हो जाएंगे। ये अच्छी बात है। अगर इस देश की बुराई को, अगर किसी भी व्यक्ति को गुण दोषों के साथ स्वीकार करते हैं और वो व्यक्ति अगर पार्टी में शामिल होकर अपने दोषों को छोड़कर अगर अच्छा बनता होगा तो इससे अच्छी और क्या बात है। लेकिन जिस तरह के विधायक लोग आए हैं, क्या सबको टिकट भी देगी पार्टी? क्योंकि उन लोगों की, आम लोगों की नाराजगी ऐसे विधायकों से, ऐसे नेताओं से है, टीएमसी के लोगों से जो वहाँ पे गुंडे। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है और परसों भी है, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में इसका निर्णय होगा। एक और सवाल है कि राहुल गांधी, हालांकि लग रहा है कि इस बार बंगाल में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है कांग्रेस पार्टी को, वो पूरी जो फोकस वो केरल में लगा के रखी हुई है। वो पुशअप करते भी दिख रहे हैं, समुद्र में कूदते भी दिख रहे हैं। एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता वाली कहानी थी। मैंने उनके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं। अब वो कांग्रेस के भविष्य के प्रति इतने निराश है कि उनको लगता है कि शायद पानी में कूदने से कहीं ऊपर आएंगे तो कुछ फ़ायदा हो सकता है क्या, इसलिए शायद कूदते होंगे। पर एक बात जरूर है कि कांग्रेस के भविष्य के प्रति नेता और कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बहुत कम हो रहा है और उनके मन में अब ये विश्वास नहीं रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व उनको जीत दिला सकता है और इसलिए काफ़ी बड़ी निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है और उसके कारण कांग्रेस पार्टी में अपने अंतर्गत समस्या से कांग्रेस पार्टी जूझ रही है। मैं तो ये अपेक्षा रखता हूँ कि लोकतंत्र में जितना मजबूत सत्तारूढ़ पार्टी चाहिए उतना मजबूत विपक्ष भी चाहिए और इसलिए कांग्रेस मजबूती के साथ विपक्ष का काम करे, इसी में लोकतंत्र की जीत है। बाकी राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी लगाना गलत था। देर से क्यों ना वो सच बोले, ये अच्छी बात है। अगले सवाल से पूछी कि बार बार ये बात हो रही, ममता कह रही कि मैं तो हूँ, मैं तो मेरे मुख्यमंत्री के तौर पे हूँ, बीजेपी के पास चेहरा कोई नहीं है। उचित समय हमारा चेहरा आएगा, हमारे पास बहुत चेहरे हैं और बंगाल का ही होगा और हम उसको उचित समय जाहिर करेंगे। 200 प्लस का जो आंकड़ा था वो पूरा कर पाएंगे आप लोग? 100% हमारे को मेजोरिटी मिलेगी और हमारी सरकार आएगी, ये मेरा विश्वास है। बहुत धन्यवाद।
नितिन गडकरी ने फिर दावा किया कि जो 200 का आंकड़े की बात हो रही है, उस दावा सच होगा और सरकार जो है वो बीजेपी की बनेगी। अमित कुमार, न्यूज़ 24। और आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में नगर निगम के 5 वार्डों में हुए उपचुनावों में आम आदमी पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। आप प्रत्याशियों ने चारों सीटों पर जीत हासिल कर ली है, जबकि कांग्रेस ने भी एक सीट पर जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी के उम्मीदवारों को सभी 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। केजरीवाल मॉडल को स्थापित करना है। सेमीफाइनल हम जीत चुके हैं और फाइनल भी केजरीवाल मॉडल ही जीतेगा। 15 साल के बीजेपी के शासन से अब दिल्ली की जनता बहुत तंग आ चुकी है और अब चाहती है कि पूरी तरह से झाड़ू लगा के बीजेपी को साफ कर दिया जाए नगर निगम से। दिल्ली निगम चुनाव का सेमीफाइनल, झाड़ू ने किया सबका बुरा हाल। बीजेपी को करारा झटका, उपचुनाव में आपने पटका। एमसीडी चुनाव में आपका चौका, अब की बार बीजेपी को नहीं मिला मौका। जीत कर बोली आप, हो गया काम, जय श्री राम। जी हां, दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इस नतीजे ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। टेंशन इसलिए क्योंकि अब की बार बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया है। दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। वहीं एक सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी को इस बार एक भी सीट नहीं मिली है। किस सीट पर किस उम्मीदवार ने जीत हासिल की वो बताएं, उससे पहले जरा देखिए कि आम आदमी पार्टी की इस शानदार प्रदर्शन के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में किस कदर जश्न का माहौल है। एमसीडी उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी कार्यालय में जमकर ढोल नगाड़े बजाए गए। एक दूसरे में मिठाइयां बांटी गई। इस वक्त हम जहां पे मौजूद है कल्याणपुरी, यहाँ से आम आदमी पार्टी जीत चुकी है और बड़े मार्जिन से आम आदमी पार्टी जीती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से जीत का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। वीरेंद्र बंटी गौतम 7,043 वोटों से जीता है। ये दिल्ली की जनता की जीत है और एक एक कार्यकर्ता की जीत है, अरविंद केजरीवाल जी की जीत है। और आने वाले 2022 में ये कंफर्म हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी का ही परचम लहराएगा। कार्यकर्ताओं के इस जश्न के दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। चुनाव परिणाम के बाद मनीष सिसोदिया ने मतदाताओं पर विश्वास जताते हुए बीजेपी पर करारा निशाना साधा। सिसोदिया ने कहा कि लोग बीजेपी से तंग आ चुके हैं और ये चुनाव परिणाम उसी का संकेत है। 15 साल के बीजेपी के शासन से अब दिल्ली की जनता बहुत तंग आ चुकी है और अब चाहती है कि पूरी तरह से झाड़ू लगा के बीजेपी को साफ कर दिया जाए नगर निगम से। और ये चुनाव इस बात का संकेत है कि जनता क्या चाहती है। आने वाले चुनाव में जब नगर निगम का चुनाव होगा अगले साल, वहाँ भी यही स्थिति होगी। भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होगा और आम आदमी पार्टी की राजनीति, अरविंद केजरीवाल जी की जो काम करने वाली राजनीति है, उसकी जीत होगी। और मैं इस जीत के लिए, जो आज प्रचंड जीत हुई है, 5 में से 4 सीटें मिलना बहुत बड़ी जीत है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और दिल्ली के सभी वोटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पर इतना भरोसा जताया। दरअसल एमसीडी के जिन 5 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उनमें से 3 सीट पूर्वी दिल्ली नगर निगम की है, जबकि 2 सीटें उत्तरी दिल्ली नगर निगम की हैं, जिनमें से रोहिणी C32N वार्ड से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रामचंद्र को जीत हासिल हुई है। त्रिलोकपुरी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विजय कुमार को जीत मिली है। शालीमार बाग नॉर्थ से आपकी सुनीता मिश्रा ने जीत दर्ज की है। वहीं कल्याणपुरी में आपके धीरेन्द्र कुमार उर्फ बंटी गौतम ने जीत हासिल की है।
दिल्ली में एक मॉडल है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल मॉडल। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सीसीटीवी, वाईफाई, ये सारे मुद्दे थे और दिल्ली के लोगों को पता था, कल्याणपुरी लोगों को पता था कि यही मुद्दा अब एमसीडी में भी लेके आना है, केजरीवाल मॉडल को स्थापित करना है। सेमीफाइनल हम जीत चुके हैं और फाइनल भी केजरीवाल मॉडल ही जीतेगा। पार्टी उम्मीदवारों की इस जीत से पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी गदगद हैं। नगर निगम के उपचुनाव हुए तो आज 5 में से 4 सीट देके दिल्ली की जनता ने बता दिया कि जैसे काम कर रहे हो ऐसे काम करते रहो। और जो 0 सीट भारतीय जनता पार्टी की आई है वो ये दिखाती है कि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के 6 साल के काम से दिल्ली की जनता बहुत खुश है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के काम से एमसीडी में दिल्ली की जनता बहुत नाराज है, इतनी नाराज है कि उनको 0 पे डाल दिया। वही एक सीट चौहान बांगर वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवार को मिली है। चौहान बांगर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी जुबैर ने जीत दर्ज की है। सबसे हैरानी की बात तो चौहान बांगर सीट पर बीजेपी को मात्र 105 वोट मिलना है। बता दें कि दिल्ली में एमसीडी के 5 वार्डों में 28 फरवरी को उपचुनाव के लिए वोट डाले गए थे, जिसके आज नतीजे आए हैं। जिन 5 सीटों के परिणाम आए हैं उनमें से 4 सीटें पहले भी आम आदमी पार्टी के खाते में थी, जबकि 1 सीट बीजेपी के पास थी। बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी शालीमार बाग 62N सीट गंवा दी है। बहरहाल इस चुनाव को अगले साल होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में जाहिर है कि इस बात से आम आदमी पार्टी का मनोबल भी बढ़ेगा। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।